हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एसएसटी। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंक के कार्य। वाणिज्यिक बैंक के कार्य। कल हमने वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है और चेक कैसे काम करता है, ये हमने पढ़ लिया था। वाणिज्यिक बैंक के कार्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहला कार्य है जमाओं को स्वीकार करना। जमाओं को स्वीकार करना। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बैंक बहुत सिस्टम से काम करता है और इतने बड़े सिस्टम को फॉलो अप करने के लिए बहुत बड़े बड़े एडवाइजर होते हैं और बैंक का सिस्टम लगातार जारी रहता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आजकल आ गए हैं और बहुत बारीकी से आप जानते हैं, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन करते हैं कि किस बंदे ने कितनी बजे किस जगह से, आप जानते हैं कंप्यूटर का एड्रेस आईपी एड्रेस के रूप में आता है, कौन से आईपी एड्रेस से कितनी मात्रा में किस मोड में आईएमपीएस किया, आरटीजीएस किया, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, केस ट्रांजैक्शन है, चेक ट्रांजैक्शन है, किस माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया, कौन सी लोकेशन थी, किसका बैंक अकाउंट था, उसकी डिटेल्स क्या थी, सब कुछ आजकल आने लग गया है। और ये इतने जबरदस्त शार्पनेस से होता है कि इसमें फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। यदि 1 रुपए का भी डिडक्शन हुआ है तो 1 रुपए भी बहुत नेट एंड क्लियर शो इसमें हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बैंकों ने बहुत शार्प सिस्टम इस्तेमाल किया है। जमाओं को स्वीकार करना, आप जानते हैं यदि जमा को बैंक स्वीकार नहीं करते तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हमारे सामने आती कि जो हमारी सेविंग्स थी, हमारी जो बचत थी, वो हमारे पास ही रखी रह जाती और उसका जो यूज होना चाहिए वो कभी यूज हो ही नहीं पाता। वो बचत हमारी खर्च हो जाती और उसका लाभ हमें नहीं मिलता। आप जानते हैं यदि हमारी सेविंग्स हम ब्याज पर देते हैं तो इनसिक्योर हो जाती हैं कि आपको ब्याज भी आएगा कि नहीं आएगा, मूलधन भी वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर अवस्था में हम लोग चले जाते हैं। ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए हमें जो अपनानी चाहिए वो क्या अपनानी चाहिए, बैंक अपनानी चाहिए, ताकि हम लोग 100% सिक्योर हो जाएं और बहुत आसानी से अपनी जमाओं पर, अपनी सेविंग्स पर क्या प्राप्त कर सके, ब्याज प्राप्त कर सकें। अब ये जमाओं को किस किस प्रकार से लेता है ये हम देखते हैं। इसमें 3 प्रकार आपके सिलेबस में है। पहला है बचत खाता। पहला कौन सा है? बचत खाता। दूसरा है चालू खाता और तीसरा है स्थायी खाता। स्थायी खाता अभी एक वर्तमान में नया और आया है, वो आपके काम का है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं उसको भी डिटेल से बताऊंगा। बचत खाते की बात करें तो बचत खाता अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। इसे क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट बोलते हैं। और इसका जो ब्याज दर होती है वो ना के बराबर ही होती है। अभी वर्तमान में 3.5 के आसपास चल रहा है, 3.5% के आसपास चल रहा है। इसमें आपको चार्जेस लगते हैं। इसमें चार्जेस कौन से लगते हैं इस खाते में? आपको एटीएम अगर दे रखा है तो एटीएम की सुविधा के चार्ज लगेंगे। आपको अगर मैसेज अलर्ट सिस्टम दे रखा है तो मैसेज का चार्ज भी आपसे लिया जाएगा। और भी बहुत सारे, आप चेक्स लेते हैं तो आपके चेकबुक का पैसा भी आपके अकाउंट से ही लिया जाता है। तो इसमें कुछ सुविधाओं के चार्जेस आपसे हैं। ऑनलाइन आरटीजीएस आप करवाते हैं तो उसका भी कुछ चार्ज आपसे लिया जाता है। कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जैसे कई बैंक आईएमपीएस फ्री दे रहे हैं, बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री हैं। तो ये सब इसी में ही सुविधा आपको दी जाती है। इसमें जमा करने का कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, इसमें जमा कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसकी सीमा निश्चित है। आपको ये याद रखना चाहिए कि बचत खाते की सीमाएं कैसी होती है, निश्चित होती हैं। अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स को जवाब देना होता है।
यदि आपके पास इनकम टैक्स प्रूफ है और आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आती आपको सरकार जब आपसे पूछेगी कि ये रकम आपकी कहाँ से आई, तो आप उसमें पैन नंबर, इसमें एक शर्त होती है कि आप 50,000 से ऊपर यानी कि 49,000 तक, यानी कि 50,000 से 1 रुपए कम तक की यदि हम बात करें तो आप इसमें जमा कराते हैं तो पैन कार्ड आपसे नहीं मांगा जा सकता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। लेकिन ये इससे अलग चीज है। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है और ये पूरा लेखा जोखा देखता है कि कितनी इनकम आपकी है। यदि आप इनकम टैक्स के अवेलेबल हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको पे करना होगा। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स चोरी के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस माध्यम से पकड़े जाते हैं। तो बचत खाते में क्या हुई, जमा पर क्या मिलता है, ब्याज, वो भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन जो ब्याज मिलता है वो निश्चित रूप से मिलता है। आपकी जमा रकम भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसा नहीं कि असुरक्षित हाथों में चली जाए, मोटे ब्याज 2 रुपए सैकड़ा जैसे हमने किसी को दिया और फिर वो नहीं दे पाया तो वो पैसा डूब गया। इसमें 50,000 से ऊपर आपको पैन देना होगा, लेकिन इसमें लेन देन निश्चित होते हैं। जमा आप कितनी भी बार करा सकते हो, निकासी की निश्चित अवधि है। आप एक दिन में 2 बार कर सकते हैं या किसी बैंक में 3 बार भी एक दिन में निकासी कर सकते हैं। इससे ज्यादा निकासी आपको नहीं देता। आपको एटीएम विड्रॉल बहुत सारे बैंक, खुद के बैंक में 5 बार मंथ में और अदर में 3 बार देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में है तो आप आईसीआईसी के बैंक से 5 बार एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं और अदर बैंक से 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम से। लेकिन अगर चौथी बार आपने विड्रॉल किया तो वो चार्जेस आपसे लेगा। इसके बाद चालू खाते की बात करें तो ये बहुत सारे कंपनियों के लिए काम आता है, बहुत सारी संस्थाओं के लिए काम आता है और ये ब्याज देने की बजाय ब्याज लेता है। ये कस्टमर को ब्याज देता नहीं, जबकि खाता मेंटेन करने के लिए चार्जेस वसूल करता है। किससे? उपभोक्ता से। यानी कि जिस कंपनी का अकाउंट बैंक में होगा उस अकाउंट होल्डर से बैंक क्या लेगा, कुछ चार्जेस लेगा, कुछ पैसे लेगा, ताकि इस वित्तीय संस्था को वो फैसिलिटीज दे सके। इस चालू खाते की लिमिट्स होती है, जैसे 10 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है आपका टर्नओवर, तो वो फिक्स करके देते हैं कि आप इतना यहाँ तक करेंगे तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो उसी हिसाब से वहां पर प्रूफ भी उसके जमा होते हैं। चालू खाते में आप असीमित मात्रा में जमा कर सकते हैं, असीमित मात्रा में हॉलिडे निकाल सकते हैं। आप एक दिन में कितनी भी बार निकाल सकते हैं, एक दिन में कितनी भी बार जमा कर सकते हैं। बचत खाते में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आप बहुत बार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट लिमिट, मोटे अमाउंट का जो टोटल अमाउंट का आपका जो टर्नओवर आ रहा है उसको बैंक कैलकुलेट करता है और अगर कोई बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन होगा उसको भी बैंक कैलकुलेट करता है। स्थायी खाता, इस पर बैंक क्या लेगा, ब्याज आपसे लेगा, यानी कि सुविधाओं का क्या लेगा, पैसा लेगा आपसे। क्या लेगा? सुविधाओं का क्या लेगा, पैसा आपसे लेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा। स्थायी खाता, इसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी। लड़कियों ने तो ये नाम जरूर सुना होगा क्योंकि लड़कियों के नाम से बहुत सारे पेरेंट्स क्या करवाते हैं, एफडी करवाते हैं। अब यहाँ पर ये खाता कैसा होता है, एक लंबे समय का खाता होता है, लंबे समय का। इसमें अमूमन जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम ईयर होता है, वो लगभग 5 साल के आसपास का औसत समय होता है। यदि आप उस निश्चित समय से पहले अगर अमाउंट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुल रकम पे जो ब्याज मिलने वाला था उससे ब्याज कम मिलता है। एफडी को हम क्या कहते हैं, स्थायी खाता कहते हैं। यदि आप कुल रकम पर जो हमें ब्याज मिलने वाला था 5 साल में, यदि आपने समय से पहले निकाल लिया तो उस ब्याज की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए स्थायी खाता ज्यादा अच्छा है, लेकिन ब्याज इस पर ज्यादा मिलता है। अभी बीओबी का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो 6.5 से लेकर 7.2 तक जा रहा है।
ये एफडी के रूल्स हैं। तो खाते कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। बचत खाता जो सेविंग्स अकाउंट कहलाता है और आम आदमी इसे ही प्रिफेयर करता है। चालू खाता जो संस्थाओं के लिए होता है, उद्योगों के लिए होता है, कितनी भी बार निकाल सकते हैं, कितनी बार पैसा इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये आपसे चार्जेस लेगा देगा नहीं। बचत खाता आपको क्या देता है? ब्याज देता है। स्थायी खाता आपको क्या देता है? ब्याज देता है, मोटा ब्याज देता है, लेकिन इसमें निकासी संभव नहीं है। निश्चित समय के बाद ही इस पर निकासी संभव हो सकती है। अब आपके काम की चीज, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल सबसे ज्यादा जो चल रही है वो है क्वांटम बैंकिंग। क्वांटम बैंकिंग, बहुत सारे बैंक ये बात बताते ही नहीं है किस प्रकार की बैंकिंग है, लेकिन आपको जब भी खाता खुलवाना है यही खाता खुलवाना है। इस खाते का फायदा क्या है? ये खाता किससे बना है? बचत प्लस एफडी से, यानी कि बचत और स्थायी खाते का मिक्सअप रूप है ये, बराबर क्वांटम बैंकिंग। बचत खाते को हमने क्या कहा था? सेविंग अकाउंट कहा था, और इसको हमने क्या कहा था? फिक्स डिपॉजिट कहा था। आप जानते हैं सेविंग में क्या मिलता है? ब्याज कम। क्या मिलता है? ब्याज कम। एफडी में क्या मिलता है? ब्याज ज्यादा। जैसे मान लीजिए आपने 42,000 रुपए इस खाते में जमा करवा दिए, तो राउंड फिगर वाला अमाउंट, इसमें राउंड फिगर वाला अमाउंट है 40,000। ये तो किस में चला जाएगा? आपके एफडी में चला जाएगा, और 2,000 रुपए आपके कौन से खाते में रहेंगे? सेविंग में रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 42,000 रुपए केवल ही सेविंग अकाउंट में रखे, तो आपको ब्याज जो मिलना है वो कौन सा मिलना है? 3.5 के हिसाब से मिलना है। लेकिन आपने ये वाला खाता खुलवाया क्वांटम बैंकिंग, तो 2,000 पर तो कौन सा ब्याज मिलेगा? ये वाला। और 40,000 पे ब्याज कौन सा मिलेगा? 6.5 से 7.2। इसकी जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग हैं। पहले 90 दिन पे हैं, फिर 180 दिन पर हैं, फिर 365 दिन पर हैं, फिर 2 साल पे, 3 साल पे, 5 साल पे, अलग अलग ब्याज दर हैं। 90 दिन में क्या मिलने वाला है? सबको वही मिलेगा एफडी पर, तो वो रेटें आपको यहाँ लगने वाली हैं। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है? आप जानते हैं एफडी को अगर आपने 5 साल में से एक भी दिन पहले लिया तो ब्याज की कमी होगी और डिडक्शन पूरे अमाउंट पर होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपने 40 दिन में आपने पैसा निकाल लिया, 50 दिन में पैसा निकाल लिया, 100 दिन में पैसा निकाल लिया, तब भी उतने दिन का ब्याज आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या रहता है? जब भी आप दोबारा अमाउंट डालेंगे तो वो अमाउंट ऑटोमेटिक ही एफडी में चला जाएगा। ना तो आपको एफडी करवाने की जरूरत है, ना एफडी तोड़वाने की जरूरत पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही आप इतना अमाउंट डालते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, आप 15 डालते हैं मिनिमम, अभी जो वर्तमान में अकाउंट है उसमें 20 की लिमिट है। 20,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट आपका होगा वो सब किस में चला जाएगा? एफडी में चला जाएगा। इसके बाद बैंकों का, वाणिज्य बैंक का अगर दूसरा कार्य देखें तो दूसरा कार्य यहां पर है लोन देना, ऋण देना, लोन देना। बैंक का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप जानते हैं बैंक केवल और केवल लाभ कमाने के लिए काम नहीं करते, किसके लिए भी काम करते हैं? सेवाओं के लिए भी काम करते हैं। बैंक क्या करता है? हमारी बचत को तो क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। बचत को क्या कर लेता है? जमा कर लेता है, और इस जमा को किस में कन्वर्ट कर देता है? लोन में कन्वर्ट कर देता है। और जो अमाउंट बचा, डिफरेंस अमाउंट, उसको क्या रख लेता है? सेव रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और ये सेविंग कहां चली जाती है? आरबीआई के पास। ये सिस्टम बैंक का होता है। यानी कि हमारी जो बचत हुई, हमारी जो सेविंग्स हुई, उसे वो क्या कर लेता है? जमा कर लेता है, हमसे ले लेता है। उस सेविंग्स के बदले हमें वो क्या दे देता है? ब्याज देता है। और जब भी जरूरत पड़े तब हमें जमा भी लौटा देता है, जब भी जरूरत पड़े हमें ये लौटा भी देता है। इस
लोन, और इसी जमा से क्या देता है, वो एक तो लोन देता है, और जो बच गया अमाउंट, क्योंकि बैंक से लेने वाले भी तो आएंगे ना, जैसे हमने दिया तो कोई लेने वाला भी आएगा, निकालने वाला भी आएगा, हमें भी जरूरत पड़ेगी, तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। तो निश्चित मात्रा में वो अपने पास कुछ रकम रख लेता है एवरेज निकाल कर, और बाकी को किस में बांट देता है, लोन में बांट देता है। अब जो सेविंग्स बची है बैंक के पास, वो ज्यादा मात्रा में अगर हो गई तो उसे वो कहाँ जमा करा देता है, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा देता है, और यहां से बैंक को ब्याज मिलता है। यहां से किसको ब्याज मिलता है, बैंक को ब्याज मिलता है। तो अब इसको फिर से देखते हैं, हमारी जो सेविंग्स हुई उसे हम क्या कर लेते हैं, जमा, और उस जमा को हम कहाँ लेके जाते हैं, बैंक में लेके जाते हैं। बैंक हमारे पैसे को दो तरीके से काम में लेता है। पहला काम तो क्या कर देता है, जो लोग बाग उससे लोन लेने जाते हैं उनको वो क्या दे देता है, लोन दे देता है। लोन के बाद जो पैसा बचता है उसको अपने पास रख लेता है, लेकिन उस पैसे से कोई यूज नहीं अपने पास रखे, क्योंकि रखने से तो बढ़ेगा नहीं, इसीलिए ये पैसे को, इसमें से इतना पैसा तो वो रख लेता है ताकि कोई आए तो मैं उसे लौटा सकूं, और बाकी का पैसा किसको दे देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उस बैंक को क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, और जब भी बैंक अपना पैसा मांगेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को क्या लौटा देगा, पैसा लौटा देगा। तो ये पूरा सिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं लोन की। आप जानते हो हमारी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए क्या लिया जाता है, लोन लिया जाता है, ताकि हम भविष्य में सही तरीके से कार्य कर सकें। और ये लोन किस आधार पर दिया जाता है, हम भविष्य में पे करने का वादा करें, पे करने का क्या करें, वादा करें, या पेइंग कैपेसिटी हमारी हो, उतना ही हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है। आपके सिलेबस में एक शब्द आया है अधिविकर्ष। इसका अर्थ है आपकी जो बैंक में जमाएं हैं, आपके खाते में जो जमा है उससे ज्यादा निकालने का आदेश कौन देता है, बैंक देता है, और इसी आदेश को हम क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। यानी कि आपका जमा कम है लेकिन आपको ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करता है, अधिविकर्ष करता है, यानी कि आपको लोन के रूप में अमाउंट आपके खाते में डाल देता है। उसके लिए उस लोन से आप व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा कर सकते हैं, रोजगार से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, कुटीर उद्योग, बहुत सारे निजी खर्चे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल आपको बैंक को देनी होती है। तो बैंक के दो कार्य हमने पढ़ लिए, पहला जमा करना और दूसरा लोन देना। तीसरा कार्य है अन्य सेवाएं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।